जय हिंद बच्चों। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों, आप लोग भी स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो भाई इसी बात पर जो है अब वीडियो को आगे बढ़ाया जा रहा है और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7, बिल्कुल नया चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर 7 क्लास 10th मैथ, ये शुरू करने जा रहे हैं। बाकी इसके पहले चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक पूरा सब फुल कंप्लीट करवा दिया गया है। आप लोग जाकर पीछे वीडियो में देख सकते हैं, पूरा फुल कंप्लीट, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, उदाहरण सहित। ठीक है ना। अब इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 नया चैप्टर, बिल्कुल नया नियम, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसके बारे में आप लोग को 9th में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई होगी। क्लास 8 के मैथ में भी इसके बारे में दिया गया है बहुत थोड़ा सा। क्लास 9th में भी आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। ठीक है। तो चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति नया चैप्टर है। तो सबसे पहले तो भाई इसके थोड़ा बेसिक देखना सभी लोग। ठीक है। बेसिक देखकर फिर हम लोग जो है एक्सरसाइज पे आएंगे और देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। ठीक है। थोड़ा बेसिक पहले देखा जाए, जो कि क्लास 9th में आप लोगों को बताया गया होगा। जैसे निर्देशांक ज्यामिति गणित, इस चैप्टर में जैसे हमें किसी एक बिंदु की स्थिति निर्धारित करनी है तो वो चीज़ इस चैप्टर के अंतर्गत हम काम करते हैं। वो मान लो कोई भी एक बिंदु है किसी भी समतल में, ठीक है ना, मतलब कि किसी समतल में अगर एक पॉइंट है, उसकी स्थिति हमें बतानी है तो हम निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत हम उसकी स्थिति बताते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि समतल, कोई सा समतल हो, जैसे ये बोर्ड का जो है तल है तो ये समान है, कहीं से ऊबड़ खाबड़ नहीं है, गड्ढा गुड्ढी नहीं है कहीं से। तो ये हम कहेंगे कि इसका जो तल है एकदम समतल है, यानी समान तल है। ठीक है। जैसे ये दीवार भी ले लें आप लोग, दीवार का तल समतल होता है। ठीक है ना। तो ये बोर्ड का तल है और देखो जी ये समतल है, बिल्कुल समान तल है, कहीं भी ऊबड़ खाबड़ या गड्ढा गुड्ढी नहीं है। तो भाई यहाँ पर जैसे मान लो कि एक बिंदु आप लोगों को ऐसे दे दिया जाए कि एक बिंदु ये है और इसकी स्थिति बताएं कि इसकी स्थिति क्या है। तो बस वही चीज़ जो है निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत जो है हम लोग बताएंगे। ठीक है। अब भाई देखो जी, एक बिंदु की स्थिति बताने के लिए हमें जो है दो रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है, दो रेखाओं की, तभी हम उस बिंदु की स्थिति बता पाएंगे किसी भी तल में। ठीक है। कोई भी बिंदु है अगर उसकी स्थिति बतानी है तो हमें दो रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। अब वो दो रेखाएं कैसे, तो वो दो रेखाएं हम इस प्रकार खींचेंगे कि वो दोनों एक दूसरे पर लंब हो। तो जैसे मान लो कि दो अभी बताए हम कि समतल में कोई भी बिंदु अगर है और उसकी स्थिति बतानी है तो हमें दो रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। जिसमें से हम पहली रेखा क्षैतिज खींचते हैं, क्षैतिज पहली रेखा, ये देखो क्षैतिज रेखा, इसका नाम होता है एक्स अक्ष। ठीक है। और एक रेखा जो है हम खींचते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब देखो बिल्कुल सीधा एकदम। ठीक है। इसका नाम होता है वाई अक्ष। ओके। और देखो जी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब है, इस प्रकार हम लोग खींचे हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब है। और जहां पर ये प्रतिच्छेद हुई हैं उसको हम जो है O से प्रदर्शित करते हैं। उसका जो है निर्देशांक 0,0 होता है और इसका नाम होता है मूल बिंदु, मूल बिंदु। देखो जी ये सभी लोग थोड़ा इसके बारे में हम लोग जो है ये देख लें, उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है। देख लो कि समतल में कोई भी बिंदु अगर है उसकी स्थिति हमें बतानी है तो हमें दो रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है, एक जिसमें एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं, एक ऊर्ध्वाधर खींचते हैं और वो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं। ठीक है ना। देख लो इस प्रकार। अब ये इतना खींचने के बाद हम वो बिंदु की स्थिति बता पाएंगे। मतलब दो रेखाएं तो हमें चाहिए ही। एक्स अक्ष, पहली वाली रेखा का नाम जो है हम लोग एक्स अक्ष देते हैं, दूसरी रेखा का नाम वाई अक्ष।
जो क्षैतिज है उसका नाम एक्स अक्ष, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसका नाम वाई अक्ष। ठीक है, तो ये भाई देख ले दो रेखाएं हैं। अब इन दो रेखाओं पर हम जो है यहाँ पर इकाई लिखते हैं गिनती, जैसे ये 1 2 3 4 ऐसे ऐसे जो है एक एक इकाई पर जो है हम लोग ऐसे लिखते हैं। एक्स अक्ष पर देखो लिखा जा रहा है, ठीक है ना, और ये वाई अक्ष पर भी हम लोग लिखते हैं ऐसे एक एक इकाई पर जो है, एक एक इकाई पर होना चाहिए। बिल्कुल देखो जी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना। इधर देखो -1 -2 -3 -4 -5, आगे भी -6 -7 -8। ये देखो वाई अक्ष पर ऊपर जो है प्लस में, ठीक है, नीचे माइनस में। ये देखा जी, ऐसे लिखते हैं हम। अब देखो जी, बिंदु की स्थिति बतानी है तो यहाँ से जो है हम जो है लंब डालेंगे एक्स अक्ष पर, और यहीं से जो है हम लंब डाल देंगे वाई अक्ष पर, ठीक है ना, लंब डालेंगे। तो क्या निकला इस बिंदु की स्थिति, मतलब कि पहले एक्स अक्ष पर 2 इकाई और फिर वाई अक्ष पर 3 इकाई। देखो जी, तो इस बिंदु की स्थिति 2,3 है, बता दिए हम लोग, ऐसे देख लो खींचकर, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो है बता सकते हैं। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष भाई ये तो हमें चाहिए ही, ठीक है ना। अब देखो किसी भी तल में यदि एक्स अक्ष और वाई अक्ष हम खींच देते हैं तो वह तल 4 भागों में बट जाता है। देख लें, आप लोग खुद देख लें, अगर किसी भी तल में अगर किसी भी तल में हम 2 रेखाएं इस प्रकार खींच दें एक दूसरे पर लंब हो तो वह तल 4 भागों में बट जाता है। देख लें, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, 4 भागों में बट गया वह तल, ठीक है ना। ये तो भाई जरूर होगा, किसी भी तल में देखें 2 रेखाएं हम ऐसे खींच देंगे अगर जो एक दूसरे पर लंबवत हो तो वह तल 4 भागों में बट गया है। अब देखो जी, ये यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं हम, तो इसका नाम पहला चतुर्थांश होता है, ठीक है ना। इसका जो नाम है पहला चतुर्थांश, ये जो पहला भाग है इसका पहला चतुर्थांश इसे बोलते हैं हम, ठीक है ना। ये जो भाग है ये दूसरा चतुर्थांश बोलते हैं, दूसरा चतुर्थांश, ठीक है ना। ये देखो, ये तीसरा है, ये तीसरा हम चतुर्थांश बोलते हैं, और ये चौथा है भाग तो ये हम चौथा चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है जी। देख लो, तो यहाँ पर 4 चतुर्थांश हुआ। जब अगर हम 2 रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत खींच दें किसी भी तल में तो वह तल 4 भागों में बटता है। पहले भाग का नाम पहला चतुर्थांश, दूसरे भाग का नाम दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, ठीक है ना। ये इतना क्लियर हुआ। उसके बाद दोनों रेखाएं जहां मिलती हैं एक दूसरे को काटती हैं उसका नाम मूल बिंदु होता है। ओके, अब देखो जी, निर्देशांक जैसे अभी इस बिंदु का निर्देशांक हम निकाले हैं तो 2,3 निकला है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हर एक बिंदु का, हर एक पॉइंट का निर्देशांक होगा, और जो निर्देशांक होगा उसमें 2 संख्याएं होंगी, ऐसे कामा कामा करके 2 संख्याएं। ये तो फिक्स है, किसी भी बिंदु का निर्देशांक होगा तो ये 2 संख्याएं होंगी, ठीक है ना। पहली वाली संख्या को हम एक्स अक्ष पर मानते हैं, दूसरी वाली संख्या को वाई अक्ष पर। देख लो, कोई भी बिंदु होगा तो उसका निर्देशांक तो होगा ही, ठीक है ना। कोई भी बिंदु होगा भाई, देख लो। अब देखो जी, ये चीज और इसमें थोड़ा चिन्हों का हम देख लें। जैसे कोई भी बिंदु अगर होगा तो उसका निर्देशांक तो पक्की बात है, ऐसे जरूर होगा, 2 संख्याओं में होगा, ठीक है ना। तो जैसे एक चीज है इसमें, अगर दोनों प्लस प्लस में संख्याएं हैं तो हम उसको जो है पहले चतुर्थांश में मानते हैं।
अगर पहली वाली संख्या माइनस में है, दूसरी वाली संख्या प्लस में है, तो उसको, उस निर्देशांक को हम दूसरे चतुर्थांश में मानते हैं। अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, मतलब निर्देशांक में किसी भी बिंदु का निर्देशांक हो, दोनों संख्याएं ऋणात्मक है, तो फिर उसे हम तीसरे चतुर्थांश में मानते हैं। और पहली संख्या धन में है, दूसरी संख्या ऋण में है, तो उसे हम चौथे चतुर्थांश में मानते हैं। ठीक है ना, देख लो। तो भाई जो भी निर्देशांक होगा उसमें चिन्ह भी हमें देखकर पता कर लेना है कि वो पहले चतुर्थांश में होगा या दूसरे में या तीसरे में या चौथे में, किस में होगा वो तो हम पता कर लेंगे। और ये जो है चिन्ह, ये आप लोग को यहीं पर याद कर लेना है बिल्कुल। प्लस प्लस दोनों है तो पहले में, माइनस प्लस दूसरे में, माइनस माइनस तीसरे में, प्लस माइनस चौथे में। ओके, देख लो ऐसे ही होता है। उसके बाद और देखो जी, किसी भी बिंदु का निर्देशांक अगर है तो पहली वाली संख्या को हम जो है भुज कहते हैं, दूसरी वाली संख्या का नाम कोटि होता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही देखो जी, पहली वाली संख्या का नाम भुज होता है, दूसरी वाली संख्या का नाम कोटि होता है। पहली वाली संख्या जो भी होगी निर्देशांक में, किसी भी बिंदु का निर्देशांक होगा, पहली वाली जो संख्या होती है उसका नाम भुज, और दूसरी वाली संख्या जो भी होगी उसका नाम कोटि। ठीक है ना, भुज और कोटि। ओके, और देखो जी, जो भुज है वो एक्स अक्ष पर हम हमेशा मानते हैं, एक्स अक्ष पर, कोटि को वाई अक्ष पर मानते हैं। भुज जो भी होता है एक्स अक्ष पर इकाई वो होता है, और जो कोटि होता है वो वाई अक्ष पर इकाई होता है। ये ध्यान रखना। अब जितना इकाई हो, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, -6 इकाई, -3 इकाई, -1 इकाई, ठीक है ना, जो इतना भी हो भाई देख लो। ठीक है ना, वो भुज को हम एक्स अक्ष पर मानते हैं, कोटि को वाई अक्ष पर मानते हैं। मतलब कि भुज जो भी होता है वो एक्स अक्ष का इकाई होता है, और कोटि जो भी होता है वो वाई अक्ष का इकाई होता है। ठीक है जी, तो देख लो, ये इतना तो चतुर्थांश का भी सिस्टम है भाई, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचने के बाद देख लो जी। ठीक है, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 ये भी याद कर लेना है। मूल बिंदु कहाँ है और उसका निर्देशांक 0,0। ठीक, यानी कि कोई भी बिंदु का निर्देशांक अगर होगा भाई तो उसमें 2 संख्याएं होंगी, कामा करके 2 संख्याएं। ठीक, पहली वाली संख्या एक्स अक्ष पर इकाई होगी, दूसरी वाली संख्या वाई अक्ष पर इकाई। ठीक है ना, तो देख लो, ये इतना जो है समझ में अगर आ गया है कुछ, ये आप लोगों को पिछले क्लासों में बताया गया होगा इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो देख लो, ये इतना जो है पिछले क्लासों का है, तो फिर इसे रफ कर दिया जा रहा है। और क्लास 10 में जो नियम है अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्लास 10 में क्या नियम है। ठीक है ना, ये तो पिछले क्लासों का था, तो इसे रफ कर दिया जा रहा है। देखना, समझना सभी लोग ध्यान से। अब जो है क्लास 10 में क्लास 10 में जी सबसे पहले आप लोगों को दूरी सूत्र के बारे में देखना है। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, ठीक है ना। दूरी सूत्र देखो क्या है, तो दूरी मतलब ये कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर मान लो जैसे 2 बिंदु है, ठीक है, ए इसका निर्देशांक है x1, y1, और ये एक बिंदु B है, इसका निर्देशांक है x2, y2। देख लो भाई, ऐसे निर्देशांक किसी भी बिंदु का निर्देशांक होगा तो अभी हम लोग चर्चा किए इसके पहले 2 संख्याएं होती हैं कामा करके, ठीक है, जिसमें पहली वाली संख्या को x पर, दूसरी वाली संख्या को y अक्ष पर इकाई मानते हैं। तो यहाँ पर जैसे x1, अब 2 बिंदु है तो x1 y1, x2 y2 कर दिया गया, ठीक है। तीसरा बिंदु भी अगर आ जाएगा तो x3 y3 कर देंगे, चौथा बिंदु आया तो x4 y4 कर दिया जाएगा, ऐसे चलता है। तो फिलहाल यहाँ पर 2 बिंदु है तो पहले वाले को 1 1, दूसरे वाले को 2 2, x2 y2, x1 y1, ठीक है,
ऐसे दर्शा देने के बाद देखो जी, अब यहाँ से जो है इनके बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो जी, ये दूरी सूत्र एक, ठीक है। या एक सूत्र और है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो जी, दो सूत्र ये दूरी में है आप लोगों का, जो यही प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो देख लो, ये दूरी सूत्र कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सूत्र, छोटा सूत्र है, तो ये याद कर लें सभी लोग। इसी का प्रयोग होगा पूरे एक्सरसाइज 7.1 में, यही दूरी सूत्र ही आप लोगों को प्रयोग करना है एक्सरसाइज 7.1 में। अब बहुत ही आसान चैप्टर, ये चैप्टर 7 जो है निर्देशांक ज्यामिति गणित, बहुत ही आसान चैप्टर, एकदम मस्त चैप्टर ये होता है, ठीक है ना। तो भाई एक एक क्वेश्चन ओके हो आप लोग का इसमें, ठीक है, छूटने न पाए एक भी प्रश्न। तो भाई देख लो, अब जैसे ये दूरी सूत्र हो गया है, इसे अब रफ कर दिया जा रहा है, इसे सभी लोग नोट कर लें, देख लें, बल्कि यहीं पर याद कर डालें, ठीक है। तो इसके बाद एक सूत्र और जैसे हम लोग लिख लें, संरेख जो कि मिलेगा आप लोगों को एक्सरसाइज 7.1 में ही मिलेगा, संरेख होने का प्रतिबंध। तो देखो जी, संरेख होने का भी प्रतिबंध हम लोग देख लें, यहाँ पर क्या होता है। संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध। तो देखो जी, संरेख के लिए हमें 3 बिंदु चाहिए। अब देखो संरेख क्या होता है, तो जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित हो तो वे बिंदु संरेख कहलाते हैं, ठीक है ना। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित हो तो वे बिंदु संरेख कहलाते हैं। तो यानी कि भाई यहाँ 3 बिंदु वाली बात हो रही है, 3 बिंदु, ठीक है। तो हम लोग 3 बिंदु यहाँ पर ले रहे हैं। ये देखो जी 3 बिंदु, पहले वाले का हो गया x1 y1, दूसरे वाले का हो गया x2 y2 और तीसरे वाले का हो गया x3 y3। देखो ये 3 बिंदु हो गया। तो मतलब कि संरेख होने का प्रतिबंध देखो क्या होता है, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, x3 ब्रैकेट में बराबर 0। ये देखो जी, संरेख होने का प्रतिबंध अगर 3 बिंदु है तब 3 बिंदुओं के लिए है ये, ठीक है। संरेख होने का प्रतिबंध ये सूत्र है, याद कर लें, इसे देख लें। तो ये संरेख होने का प्रतिबंध है, यानी सूत्र भी आसान सूत्र है, कोई हार्ड नहीं है, बड़ा भी नहीं है, ठीक है ना। तो देख लें, ये संरेख होने का प्रतिबंध, यानी कि आप लोगों का 7.1 में जो नियम है वो नियम पूरा 7.1 में केवल आप लोगों को दूरी सूत्र जो इसके पहले हम लोग अभी लिखवाए देखे, वही दूरी सूत्र ही प्रयोग करना है, ठीक है ना। चैप्टर 7.1 में दूरी सूत्र केवल लगाना है आप लोगों को। बाकी एक आध प्रश्न ये संरेख पर भी मिलेगा, तो एक आध प्रश्न मिलेगा तो उसे भी देख लेंगे ये संरेख वाला। बाकी दूरी सूत्र ही प्रयोग करना है 7.1 में, ठीक है। तो देख लें, इसे अब रफ कर दिया जा रहा है और आपका जो है बेसिक और सूत्र नियम तो हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 शुरू करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में जो है ये इतना रहने दिया जा रहा है और इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न नंबर 1 जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जो है तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।